हेलो स्टूडेंट्स, आप सबको अपने चैनल साइंस जंक्शन में एक और नए वीडियो के साथ स्वागत करती हूँ। यानी कि इसलिए पिछले वीडियो में हम लोग क्लास 9th एनसीईआरटी का साइंस पढ़ रहे थे, जिसमें से फिजिक्स कंप्लीट हो गया, केमिस्ट्री 3 चैप्टर हो गया था। उसके बाद हम लोग बायोलॉजी शुरू किए थे। जीवन की मौलिक इकाई, यानी कि जीवन की मौलिक इकाई क्या है? कोशिका है। तो कोशिका के बारे में हम लोग पार्ट 1 में पढ़ चुके थे कि कोशिका क्या है। कोशिका की खोज के बारे में हम लोग देख चुके थे, है ना। क्या क्या देखे, मैं एक बार रिव्यू कर देती हूँ कि कोशिका क्या है। उसके अलावा कोशिका की खोज किसने किया था, है ना। जीवित कोशिका और मृत कोशिका की खोज किसने किया था, ये भी हम लोग देख चुके थे। उसके अलावा कोशिका का निर्माण कैसे होता है ना। कोशिका सिद्धांत क्या है। उसके बाद जीव के प्रकार, यानी कि एक कोश की जीव और प्रोकैरियोटिक जीव देखे थे। एक कोश की जीव में अमीबा और पैरामीशियम के बारे में जो कि इस विस्तृत स्ट्रक्चर के साथ हम लोग देखे, अमीबा और पैरामीशियम में। इसके अलावा बहुकोशिकीय जीव में कौन कौन आते हैं, ये सभी देखे थे। उसके बाद कोशिका के प्रकार में फिर हम लोग देखे थे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर। उनके अलावा कोशिका के मुख्य जो 3 भाग है, प्लाज्मा, झिल्ली, केंद्रक और साइटोप्लाज्म, इनकी कोशिका द्रव, है ना। इन तीनों के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ चुके थे, है ना। कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति और ये केंद्रक, है ना, केंद्रक और कोशिका द्रव के बारे में। आज के इस वीडियो में, यानी कि कोशिका के पार्ट 2 वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनेल्स, यानी कि कोशिकांग, है ना। कि कोशिका के अंतर जितने भी साइटोप्लाज्म में जितने भी कोशिकांग हैं, उन सभी कोशिकांग के बारे में आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो तक अंत तक बने रहिए वीडियो में, ठीक है। मैं 100% कंटेंट के साथ आपको प्रोवाइड करवाती हूँ, ताकि एग्ज़ाम में जो है आपको किसी प्रकार से परेशानी ना हो और कोई भी कंटेंट जो है आपका छूटे नहीं। एनसीईआरटी का हर छोटा मोटा टॉपिक जो है आपको लेकर पढ़ाती हूँ, ठीक है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। कोशिकांग, पहला हम लोग पढ़ेंगे अंतःद्रव्यी जालिका, यानी कि कोशिकांग कहाँ पाए जाते हैं? जो सेल के अंदर, है ना। सेल के अंदर मुख्य 3 क्या है? कोशिका झिल्ली, अंदर में क्या है? केंद्रक, और ये सभी जो द्रव जैसा पदार्थ है, ये सभी इसमें क्या है? साइटोप्लाज्म, है ना, कोशिका द्रव। तो इन कोशिका द्रव के अंतर्गत जितना भी कोशिकांग है, ये सभी पाया जाएगा, ठीक है। तो इसमें से पहला क्या है? अंतःद्रव्यी जालिका। तो अंतःद्रव्यी जालिका का देखिए स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है, इस प्रकार से, है ना। अंतःद्रव्यी जालिका का इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये क्या है? इसको शॉर्ट में ER भी बोलते हैं, कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यह अंतःद्रव्यी जालिका झिल्ली युक्त नलिकाओं तथा सीट का बहुत बड़ा तंत्र है। देखिए ये क्या है? झिल्ली युक्त नलिकाओं तथा सीट का बहुत बड़ा तंत्र है। ये लंबी नलिका अथवा गोल या आयताकार थैलों की तरह दिखाई देता है, ये वाला, है ना। ये लंबी नलिका, ये केंद्रक हो गया। केंद्रक के बाहर इस प्रकार से ये लंबी नलिका अथवा गोल या आयताकार थैले की तरह दिखाई देती है। अंतःद्रव्य जालिका की प्लाज्मा झिल्ली के समरूप होती है ना। प्लाज्मा केंद्रक के बाहर में जो प्लाज्मा झिल्ली के समरूप ही क्या है? इसमें लंबी नलिका और गोल या आयताकार इस प्रकार का ये स्ट्रक्चर बना होता है। किसका? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। ये है न्यूक्लियर पोल, है ना। ये केंद्र के अंदर ये न्यूक्लियर पोल है। और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, ये 2 प्रकार के होते हैं, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना। 2 प्रकार की होती है। सबसे पहले हम लोग इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर देखें कि केंद्रक के चारों ओर, है ना, ये झिल्ली युक्त नलिकाओं या सीट का बहुत बड़ा तंत्र है। इसमें लंबी नलिका था गोल या आयताकार थैलों की तरह दिखाई देता है। 2 प्रकार के क्या क्या है इन स्मूथ और रफ में? देखिए रफ यानी कि खुरदरी अंतःद्रव्यी जालिका, है ना। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें क्या है? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तैयार प्रोटीन को इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा कोशिका के अन्य भागों में भेज देता है। इसमें जो है राइबोसोम उपस्थित रहता है। राइबोसोम उपस्थित रहने के कारण देखिए ये इसमें छोटी छोटी बिंदु देख रही नजर आ रहा है ना। ये क्या है? राइबोसोम है। तो राइबोसोम प्रेजेंट होने के कारण ये क्या है? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जबकि स्मूथ में जो है, इसमें इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होता, उपस्थित नहीं होता है इसमें। और जिस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम प्रेजेंट होगा, उसको क्या कहेंगे? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो याद रखना है, राइबोसोम से रफ, R से राइबोसोम और R से रफ,
है ना, रफ इंडोप्लाज्मिक, खुरदरा अंतर्द्रवी जालिका, जबकि इसमें स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होता है। और इसका क्या कार्य है, प्रोटीन जो तैयार है प्रोटीन को, है ना, क्योंकि राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है, तो उसमें राइबोसोम प्रेजेंट है, तो प्रोटीन को इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा कोशिका के अन्य भागों में भेज देता है। अभी हम लोग आगे राइबोसोम के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा क्या है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना, चिकनी अंतःद्रवी जालिका। इसमें क्या है, SAR यानी कि स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वसा अथवा लिपिड अणुओं के बनने में सहायता करती है। इसमें राइबोसोम उपस्थित नहीं होता है। पहला अंतर, इसमें राइबोसोम उपस्थित होता है, इसमें राइबोसोम उपस्थित नहीं होता है। इसके अलावा ये प्रोटीन जो प्रोटीन तैयार है उसको अन्य भागों तक, कोशिका के अन्य भागों तक पहुंचाती है ये इंडोप्लाज्मिक रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जबकि स्मूथ क्या करता है, वसा अथवा लिपिड अणुओं के बनने में सहायता करती है ना। स्मूथ क्या करती है, वसा और लिपिड अणुओं को बनने में हेल्प करती है। इसके अलावा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या कार्य है, तो ये क्या करता है, यह कोशिका द्रव अथवा केंद्रक के मध्य जालिका तंत्र यानी कि नेटवर्क सिस्टम का निर्माण करती है। जैसे हम लोग स्ट्रक्चर में देखें ना, कोशिका द्रव ये केंद्रक है ना, केंद्रक के बाहर क्या है, कोशिका द्रव, तो कोशिका द्रव और केंद्रक के बीच क्या करते हैं, एक नेटवर्क, है ना, जैसे ये लंबी आयताकार सीट, गोल आयताकार थैली जैसा संरचना है, तो यह क्या करता है, एक तरह से नेटवर्क सिस्टम का निर्माण करते हैं। दूसरा इसका पॉइंट है कि यह कोशिका द्रव तथा केंद्रक के मध्य प्रोटीन के परिवहन के लिए नलिका के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट है, यकृत कोशिकाओं में स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विष एवं दवाओं के विषाक्त प्रभाव को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो यकृत कोशिकाओं में किसके द्वारा विष और दवाओं का प्रभाव को कम करते हैं, तो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा, ठीक है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वसा अथवा लिपिड अणुओं के बनाने में सहायता करते हैं, जो कि आगे भी हम लोग देखें। स्मूथ का क्या काम है, वसा अथवा लिपिड अणुओं के बनाने में हेल्प करना, जबकि रफ का क्या कार्य है, जो प्रोटीन तैयार है उसको अन्य कोशिकाओं तक भेजना, ठीक है। एक था डिफिनेशन, झिल्ली जीवित जनन, है ना, क्या है, जीवन, झिल्ली जीवात जनन यानी कि मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। ये क्या है कि कुछ प्रोटीन तथा वसा कोशिका झिल्ली को बनाने में सहायता करते हैं। इस प्रक्रिया को झिल्ली जीवात जनन कहते हैं। बस एक डिफिनेशन था, उसको भी मैंने लिख दी है ताकि आपको एक बार देख लें, है ना। अब दूसरा ऑर्गेनिज्म देखेंगे हम लोग, गोल्जी उपकरण। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में जान चुके हैं कि वो 2 प्रकार के होते हैं और कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कोशिका द्रव और केंद्रक के, है ना, बीच। उसमें एक नेटवर्क सिस्टम का निर्माण करता है। जबकि गोल्जी उपकरण क्या है, यह झिल्ली युक्त पुटिका है जो एक दूसरे के ऊपर समानांतर रूप से सजी रहती है, जिन्हें कुंडिका कहते हैं। ये देखिए, है ना, केंद्रक के बाहर इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है, ये एक झिल्ली युक्त पुटिका है जो एक दूसरे के ऊपर क्या है, समानांतर रूप से सजी रहती है, और इन्हीं को क्या कहेंगे, कुंडिका, है ना, सिस्टेमी। इसका क्या कार्य है, यह इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की झिल्लियों से जुड़कर जटिल झिल्ली तंत्र एक दूसरे भाग को बनाती है। यानी कि ये जो अभी हम लोग इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर देखें, इसी के नीचे, है ना, यही इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, एक समानांतर रूप में ये आगे इसका स्ट्रक्चर बनाता है ना, जिन्हें क्या कहते हैं, कुंडिका कहेंगे, सिस्टी। तो यह इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की झिल्लियों से जुड़कर जटिल झिल्ली तंत्र के दूसरे भाग को बनाती है। कहने का मतलब गोल्जी उपकरण जो है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही निर्माण होता है ना। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में संश्लेषित पदार्थों के लिए पैकेजिंग का कार्य करता है कौन, गोल्जी उपकरण। गोल्जी उपकरण में सामान्य शर्करा से जटिल बनाती है, इसके द्वारा लाइसोसोम को भी बनाया जाता है ना। अब इसके द्वारा
गोल्जी उपक्रम के द्वारा जो है लाइसोसोम को भी बनाया जाता है। नेक्स्ट ऑर्गेनेल देखेंगे हम लोग राइबोसोम, जो कि कहाँ प्रेजेंट था, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, है ना राइबोसोम। तो राइबोसोम जो है कोशिका द्रव में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली गोल आकृति की संरचना होती है। जिस प्रकार से हम लोग इस प्रकार से मुक्त कोशिका द्रव में, है ना, ये जैसे कोशिका द्रव हो गए, इसमें इस प्रकार से ये मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली गोल आकृति की संरचना होती है। ये कोशिका द्रव में मुक्त रूप से पाई जा सकती है अथवा अंतःद्रव्य जालिका से जुड़ी हो सकती है। अंतःद्रव्य जालिका से जुड़ी हो सकती है कहने का मतलब जैसे हम लोग रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में देखे थे ना, ये राइबोसोम प्रेजेंट है, उसी प्रकार से केंद्रक में भी इस प्रकार से प्रेजेंट होती है स्वतंत्र गोल संरचना, अथवा अंतःद्रव्य जालिका से जुड़ी हो सकती है। राइबोसोम को कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है, क्योंकि यह जो है प्रोटीन बनाता है, ठीक है ना। राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन बनाता है, इसीलिए इसको क्या कहेंगे, प्रोटीन फैक्ट्री। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है उपनाम, जिसका उपनाम मैं बताऊंगी उसको वह एग्जाम में आएगा ही आएगा, है ना। प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को क्यों यहाँ प्रोटीन का निर्माण करता है, और ये जो है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रेजेंट होता है, जो कि राइबोसोम द्वारा तैयार प्रोटीन को क्या करता है, अन्य कोशिकाओं में भेजता है। अब इसका कार्य क्या है कि यह आरएनए का यानी कि फुल फॉर्म में क्या हो गया, राइबोन्यूक्लिक एसिड का बना होता है। यह किसका बना होता है, राइबोसोम यह आरएनए का बना होता है, और यह एमिनो एसिड से प्रोटीन का निर्माण करता है। उसके अलावा यह कोशिका के जैव रासायनिक क्रियाकलापों के लिए सतह प्रदान करता है, ठीक है। राइबोसोम का कहाँ पर प्रेजेंट होता है और इसका क्या कार्य है, ये भी याद रखना है। चौथा हम लोग कोशिकांग पढ़ेंगे लाइसोसोम, है ना। पहले क्या देखे थे, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा गोल्जी उपकरण, तीसरा हम लोग राइबोसोम देखे थे, चौथा क्या है, लाइसोसोम, है ना। तो लाइसोसोम क्या है, लाइसोसोम कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र है ना। जो भी कोशिका के अंदर अपशिष्ट पदार्थ है उसको निपटाने वाला तंत्र है। यह झिल्ली से घिरी हुई संरचना है। क्या है, यह झिल्ली से घिरी हुई संरचना है। झिल्ली, कोशिका झिल्ली और केंद्रक झिल्ली। लाइसोसोम बाहरी पदार्थों के साथ साथ कोशिकांग के टूटे फूटे भागों को पाचित करके साफ करता है। लाइसोसोम का क्या कार्य है कि लाइसोसोम जो भी बाहरी पदार्थों, अपशिष्ट पदार्थों का निपटान तो करता ही है, उसके अलावा कोशिकांग के टूटे फूटे, जो भी हमारे कोशिका के अंदर क्षतिग्रस्त है, टूटे फूटे हैं, उस भागों को भी पाचित करके साफ करता है ना। यानी कि हमारे शरीर के अंदर कोई कोशिका टूटा फूटा हुआ है, क्षतिग्रस्त हो गया है, उसको भी ये क्या करता है, पाचित करके साफ कर देता है। तो लाइसोसोम में बहुत शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम होते हैं, क्योंकि उसमें क्या होते हैं, बहुत शक्तिशाली पाचन एंजाइम होते हैं जो सभी कार्बनिक पदार्थों को तोड़ सकने में सक्षम होते हैं, है ना। इसीलिए वो अपने सभी कोशिकांग क्षति टूटे फूटे कोशिका को अपने अंदर पाचित कर सकते हैं, क्योंकि उसमें शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम होते हैं और ये कार्बनिक पदार्थों को तोड़ सकने में सक्षम होते हैं। अब इसीलिए लाइसोसोम को जो है आत्मघाती की थैली कहेंगे, है ना, सुसाइडल बैग। क्यों कहेंगे लाइसोसोम एक आत्मघाती, कैसे, क्योंकि कोशिकीय चयापचय मेटाबॉलिज्म के व्यवधान के कारण, है ना, जब कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है तो लाइसोसोम जो है फट जाते हैं और इनके शक्तिशाली एंजाइम अपने ही कोशिकाओं को पाचित कर देते हैं। इसीलिए लाइसोसोम को आत्मघाती यानी कि सुसाइडल बैग कहते हैं। समझ गए कि यह जो है इसमें अपशिष्ट पदार्थ का जो है निपटान करने वाला तंत्र है। कैसे, इसमें एक शक्तिशाली पाचन एंजाइम होते हैं। जब भी हमारे कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाते हैं, है ना, टूट जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, लाइसोसोम का क्या फट जाती है ना, लाइसोसोम जो है फट जाते हैं और इनके शक्तिशाली एंजाइम अपने ही कोशिकाओं को क्या करते हैं, पाचित कर देते हैं। इसीलिए इसको लाइसोसोम को आत्मघाती यानी कि सुसाइडल बैग कहते हैं। अब इसका
हो गया कि लाइसोसोम को आत्मघाती क्यों कहते हैं, लाइसोसोम क्या है और कहाँ पर प्रेजेंट होता है, यहाँ पर हम लोग देखे थे। अब इसका कुछ विशेष कार्य है कि यह कोशिकाओं के अपशिष्ट को पाचित कर कोशिका को साफ रखता है ना। जब विरित कोशिका या फिर क्षतिग्रस्त कोशिका विरित कोशिका को पाचित कर देते हैं तो क्या करते हैं, अपशिष्ट को पाचित कर कोशिकाओं को साफ रखता है। इनके अलावा इसके शक्तिशाली एंजाइम कोशिकांगों के अलावा जीवाणु, भोजन एवं कृमियों का क्या करता है, पाचन करता है। जो भी कोशिकांग इसके अलावा है जैसे बैक्टीरिया, भोजन एवं कृमि को पाचन करता है ना, यानी कि हमारे भोजन के साथ जो कोई एक्स्ट्रा अलावा जो हमारे शरीर को आवश्यक नहीं है उसके अलावा भी जो भी कृमि भोजन बैक्टीरिया के द्वारा भोजन के माध्यम से पहुँचती है उनको भी ये क्या करता है, पाचन करती है ना। यह मृत एवं क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को हटाता है। तो इस प्रकार लाइसोसोम हमारे कोशिका के लिए कितनी इम्पोर्टेंट ऑर्गेनेल्स हैं, हाँ। तो चौथा देखिए, अब नेक्स्ट देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। सभी कोशिकांग जो है इम्पोर्टेंट है, तो आप किसी को भी कोशिकांग को स्किप नहीं करना है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये इसका फुल फॉर्म याद रखना है। एटीपी यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा प्रदान करते हैं। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया का क्या कार्य है, एटीपी के रूप में जो भी जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए, है ना, जो भी हमारे शरीर के अंतर्गत क्रिया करते हैं उसको कार्य करने के लिए क्या है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का क्या कार्य है, ऊर्जा प्रदान करना है ना। किस फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा प्रदान करते हैं। ये हो गया। एटीपी कोशिका की वह ऊर्जा है जिसका निर्माण एवं संचयन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है ना, क्या है, कोशिका की वह ऊर्जा है जिसका निर्माण एवं संचयन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इस ऊर्जा का उपयोग नए रासायनिक यौगिकों को बनाने में तथा यांत्रिक कार्यों के लिए शरीर अथवा कोशिका द्वारा होता है। क्योंकि एटीपी जैसे कोश की ऊर्जा का निर्माण एवं संचयन, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इसलिए इसे कोशिका का क्या कहते हैं, बिजली घर कहते हैं, है ना। पूछा जाएगा कि कोशिका का ऊर्जा घर या फिर बिजली घर किसे कहेंगे, तो माइटोकॉन्ड्रिया को। क्योंकि जो भी हमारे कोश के स्तर पर हमारे शरीर के जितने भी रासायनिक क्रिया हैं उन सभी को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ऊर्जा कौन प्रदान करता है, माइटोकॉन्ड्रिया किस फॉर्म में, एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करता है, यानी कि ऊर्जा का निर्माण करता है ना। इसीलिए इसको कोशिका का ऊर्जा घर या फिर इसको बिजली घर कहेंगे माइटोकॉन्ड्रिया को। तो ये इंपॉर्टेंट है उपनाम इसका। अब इसका कार्य और स्ट्रक्चर कैसा है, इस प्रकार से, है ना। इसमें 2 लेयर होता है, डबल मेम्ब्रेन, एक बाहरी आउट मेम्ब्रेन और अंदर वाला इनर मेम्ब्रेन, है ना। इसमें सिस्टी और ये इसमें डीएनए भी पाया जाता है, राइबोसोम भी है, इनर मेम्ब्रेन स्पेस भी है। ये इसका माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है। तो इसका कार्य क्या है, ये एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करता है। पहला एटीपी यानी कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, है ना। इसमें कोशिकीय शोषण के लिए एंजाइम होते हैं। क्या होते हैं इसमें, कोशिकीय शोषण के लिए एंजाइम होते हैं और यह अपना कुछ प्रोटीन स्वयं बनाता है। क्या करता है, कुछ प्रोटीन जो है माइटोकॉन्ड्रिया स्वयं बनाता है। कोशिकीय ऊर्जा का संचयन एवं निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा ही होता है। कोशिकीय ऊर्जा का संचयन यानी कि स्टोर और निर्माण कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहेंगे, ऊर्जा घर या फिर बिजली घर, है ना, पावर हाउस। तो इस प्रकार से हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया देखिए कि कहाँ प्रेजेंट होता है, कोशिका द्रव में। और इसका स्ट्रक्चर क्या है, ये डबल मेम्ब्रेन है, ये कुछ प्रोटीन का स्वयं बनाता है। इसमें ऊर्जा का निर्माण भी होता है और स्टोर भी होता है, इसीलिए इसको ऊर्जा घर कहेंगे। और यह एटीपी के फॉर्म में ऊर्जा प्रदान करते हैं, है ना। एटीपी यानी कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इस प्रकार 5वां ऑर्गेनेल्स देखेंगे। अब 6th ऑर्गेनेल्स है प्लास्टिड, है ना, जो कि हमारे एनसीईआरटी क्लास 9 के टॉपिक के हिसाब से इम्पोर्टेंट था। उन सभी ऑर्गेनेल्स को मैंने बताए हैं डिटेल, ठीक है। प्लास्टिड क्या है, प्लास्टिड जो है वो केवल पादप कोशिकाओं में स्थित होते हैं। जिस प्रकार से हम लोग
सेल वॉल देखे थे कि सेल वॉल जो है ओनली पादप कोशिका में पाए जाते हैं, उसी प्रकार प्लास्टिड जो है वो केवल पादप कोशिका में स्थित होते हैं। प्लास्टिड की भीतरी संरचना में बहुत सी झिल्ली वाली परत होती है जो स्ट्रोमा में स्थित होती है। इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर होता है ना। ये भी डबल में प्लास्टिक भी क्या है, डबल मेम्ब्रेन है। ये आउट मेम्ब्रेन और ये अंदर वाली इनर मेम्बर। इसमें क्या 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 बोला गया है कि प्लास्टिक के भीतरी रचना में बहुत सी झिल्ली वाली परत, ये वाली है ना, जिसको क्या कहेंगे, स्ट्रोमा, झिल्ली वाली परत होती है, इसी को स्ट्रोमा कहते हैं। और प्लास्टिक जो है बाह्य संरचना में माइटोकॉन्ड्रिया की तरह होती है। बाह्य संरचना में प्लास्टिड क्या है, बाहरी रचना में है ना माइटोकॉन्ड्रिया की तरह होते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया की तरह प्लास्टिड में भी अपना डीएनए तथा राइबोसोम होता है। यानी कि खुद का डीएनए और राइबोसोम प्रोटीन किसमें होता है, प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया में। यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पूछा जाएगा। बाकी सभी ऑर्गेनेल्स जो हम लोग देखे, बाकी गोल्जी उपकरण, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, इन सभी में अपना खुद का डीएनए और प्रोटीन नहीं होता है। जबकि माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में हम लोग क्या देखे थे कि खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है ना, प्रेजेंट होता है। देखिए इसमें क्लोरोप्लास्ट डीएनए होता है, जबकि हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया में भी देखे थे कि इसमें अपना प्रोटीन स्वयं बनाते हैं और इसमें डीएनए प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि जो सेल वॉल पढ़ रहे हैं पादप कोशिका में पाए जाते हैं, प्लास्टिड पादप कोशिका में पाए जाते हैं, प्लाज्मा झिल्ली जो है वो दोनों में पाए जाते हैं। तो एक बार हम लोग तुलना करके पढ़ते हैं ना कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या क्या प्रेजेंट होता है, और स्ट्रक्चर के साथ पढ़ेंगे, ताकि जो है एग्जाम में पूछा जाएगा कि दोनों का स्ट्रक्चर बनाकर पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर बताइए। तो यदि दोनों का आप स्ट्रक्चर बना देते हैं और उसको नामांकित कर देते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, तो एक बार इसका स्ट्रक्चर देखिए, उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि दोनों में क्या अंतर है। ठीक है, तो पादप कोशिका और जंतु कोशिका, पादप कोशिका में क्या है, इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है। ठीक है, देखिए इसमें क्लोरोप्लास्ट क्या है, पादप कोशिका देखिए इसका आकार जो है आयताकार, और जंतु कोशिका का आयताकार जो है ये गोल देख सकते हैं, है ना, गोलाकार। तो इसमें क्या है, पहला कि क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होने के कारण, यानी कि क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाई जाती है, पत्तियों में, और उसमें क्लोरोफिल नामक वर्णन होता है जो कि प्रकाश संश्लेषण के लिए मुख्य है ना। तो ये मुख्य क्या है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा। इसमें रिक्तिका, दूसरा पॉइंट है, इसमें पादप कोशिका में क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा। ठीक है, दूसरा है कि इसमें रिक्तिका होती है, पादप कोशिका में क्या है, रिक्तिका, ये वैक्यूल होती है। इसमें जंतु कोशिका में रिक्तिका छोटी होती है ना, वैक्यूल, रिक्तिका, यहाँ पे रिक्तिका जो है होती है बड़ी होती है, इस प्रकार से लिखेंगे, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, और रिक्तिका जो है इसमें छोटी होती है ना। तीसरा है कि द्रव पदार्थ का अवशोषण कर सकती है, कौन, पादप, है ना, इसमें अधिक मात्रा में द्रव पदार्थ होता है। फिर है प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करती है, कौन, जैसे इसमें क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट में क्या, क्लोरोफिल नामक वर्णक है ना, ये क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करता है ना, इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करती है। अब कोशिका भित्ति इसमें क्या है, सेलुलोज की बनी होती है, सॉरी ये मैंने क्या लिख दिया, इसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है, और इसमें कोशिका भित्ति पाए जाते हैं। और कोशिका भित्ति भी क्या, सेलुलोज की बनी होती है, जो इसको जब हम लोग कोशिका भित्ति के बारे में पढ़ रहे थे सर, तो उसमें हम लोग डिटेल जाने थे कि कोशिका भित्ति क्या होते हैं, प्लांट सेल में पाए जाते हैं, और इसका कोशिका भित्ति जो है वो सेलुलोज की बनी होती है, जबकि इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है और ना ही कोशिका भित्ति पाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा प्रकाश संश्लेषण के लिए मैंने यहाँ पे रिएक्शन बताई कि 6 जल अणु है ना, H2O प्लस 12 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु और प्रकाश की क्रिया उपस्थिति प्लस क्लोरोफिल के प्रेजेंट के कारण क्या बनाता है, ये भोजन बनाता है, ग्लूकोज C6H12O6, और क्या करता है, ऑक्सीजन, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, और बनाया क्या, ऑक्सीजन प्लस जल। तो इस प्रकार से जो है पादप कोशिका में क्लोरोप्लास्ट होता है। और भी यहाँ पे मैंने नहीं लिखी ही, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर में
मेंशन कर दी हूँ कि इसमें क्या है। तो आप एक बार ज़रूर इसका स्ट्रक्चर बना के देख लीजिए कि इसमें क्लोरोप्लास्ट है, सेल वाल है, इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं है, सेल वाल में है। क्या क्या है, जैसे कि सेल मेम्ब्रेन इसमें भी है और इसमें भी सेल मेम्ब्रेन है ना, जिसमें दोनों पाया जाएगा, मैंने यहाँ पे बीच में लिखी हूँ। इसके अलावा साइटोप्लाज्म में तो दोनों है ना, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है, गोल्गी उपकरण है। इसमें क्या है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है दोनों में है। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या है, दोनों में है। राइबोसोम भी दोनों में है ना। वैक्यूल है, छोटा है। इस प्रकार से आप इसका अंतर देख लीजिए। और इसका एक शॉर्ट वीडियो भी मैंने बनाई है पूरा डायग्राम के साथ कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या अंतर है। ठीक है, तो इस प्रकार से आई होप कि आपको यह प्लांट सेल और एनिमल का स्ट्रक्चर काफ़ी हेल्पफुल होगा बनाने में। जैसे बिल्कुल है ना साफ़ सुथरा बनाई हूँ, ताकि आप जो है सभी ऑर्गेनेल्स को अच्छे से याद करना है। तो इस प्रकार से इसमें और ऐड कर सकते हैं कि इसमें क्या है और इसमें क्या नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे केंद्रक के बारे में। जो पढ़े थे तो उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल जान लेते हैं, क्योंकि केंद्रक जो है वो सभी ऑर्गेनेल्स को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, है ना। तो केंद्रक की संरचना को अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। देखिए ये क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। दूसरा क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म, है ना, केंद्रक द्रव। और तीसरा क्या है, केंद्रिका। नाम एक ही तरह लग रहा है, केंद्रक झिल्ली, केंद्रक द्रव और केंद्रिका, है ना। तो लेकिन तीनों में हम लोग थोड़ा सा अंतर जानेंगे कि ये केंद्रक झिल्ली, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है। तो केंद्रक के चारों ओर, है ना, केंद्रक क्या है, ये डबल मेम्ब्रेन है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में, प्लास्टिक में हम लोग डबल मेम्ब्रेन देखे थे, उसी प्रकार से केंद्रक जो है वो डबल मेम्ब्रेन है, दोहरी झिल्ली वाली संरचना है। तो केंद्रक के चारों ओर एक दोहरी परत वाली झिल्ली होती है, जिसे ही क्या कहेंगे, केंद्रक झिल्ली। जैसे यहाँ पे स्ट्रक्चर देखिए और इसके डिटेल में बारे में पढ़ लेते हैं। केंद्रक के चारों ओर एक दोहरी परत वाली झिल्ली होती है, जिसे क्या कहते हैं, केंद्रक झिल्ली, यानी कि केंद्रक के चारों ओर। जिस प्रकार से कोशिका के चारों ओर हम लोग देखे थे कोशिका झिल्ली या फिर प्लाज्मा झिल्ली, उसी प्रकार से केंद्रक के चारों ओर एक दोहरी परत वाली झिल्ली होती है, जिसे क्या कहेंगे, केंद्रक झिल्ली कहेंगे, है ना। अब जो है केंद्रक झिल्ली केंद्रक द्रव यानी कि न्यूक्लियोप्लाज्म की निश्चित आकृति रखती है। न्यूक्लियोप्लाज्म कहाँ है, ये है ना। ये केंद्रक झिल्ली का क्या कार्य है कि केंद्रक द्रव को, है ना, एक निश्चित आकृति रचना रखती है। इस झिल्ली में अनेक केंद्रक छिद्र होते हैं, है ना। ये केंद्रक छिद्र, ये न्यूक्लियर पोल, ये देखिए न्यूक्लियर पोल यानी कि केंद्रक छिद्र। और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या करते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म को एक निश्चित आकृति प्रदान करते हैं। ठीक है, अनेक केंद्रक छिद्र होते हैं यानी कि न्यूक्लियर पोर होते हैं, जिसके द्वारा केंद्रक द्रव, है ना, यानी कि न्यूक्लियोप्लाज्म और कोशिका द्रव के बीच पदार्थों का आदान प्रदान होता है। ये तो केंद्रक के अंदर है, और इस बाहर में क्या है, कोशिका द्रव, है ना। और ये क्या है, कोशिका, केंद्रक द्रव हो गया, कोशिका हो गया, ये प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली हो गया। तो इस न्यूक्लियोपोर के माध्यम से जो केंद्रक का पदार्थ है और कोशिका द्रव का पदार्थ है ना, इसके माध्यम से आना और जाना होता है, पदार्थों का आदान प्रदान होता है। तो इस प्रकार केंद्रक की विशेष संरचना देखिए, न्यूक्लियर पोल और न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियर झिल्ली, है ना। दूसरा क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म यानी कि केंद्रक के अंदर गाढ़ा अर्ध तरल द्रव भरा रहता है, जिसे क्या कहेंगे, केंद्रक द्रव। जिस प्रकार से कोशिका के भीतर, है ना, केंद्रक और कोशिका के बीच में कोशिका द्रव पाए जाते हैं, द्रव पदार्थ, उसी प्रकार से केंद्रक के अंदर, है ना, केंद्रक के अंदर गाढ़ा द्रव तरल जैसा, है ना, पदार्थ होता है, जिसे क्या कहेंगे, केंद्रक द्रव, न्यूक्लियोप्लाज्म, है ना। नाम में कंफ्यूज नहीं करना है, केंद्रक झिल्ली और केंद्रक द्रव। तीसरा है केंद्रिका। देखो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, केंद्रक के बारे में, है ना, न्यूक्लियस के बारे में। और यहाँ पे क्या है, केंद्रिका। ठीक है, तो केंद्रिका क्या है, यानी कि न्यूक्लियस। तो केंद्रक के अंदर क्या है, केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव, अभी हम लोग देखें, केंद्रक द्रव में एक छोटी अंडाकार रचना होती है। क्या होती है, केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव में एक छोटी अंडाकार रचना होती है, जिसे क्या कहेंगे, केंद्रिका, है ना, न्यूक्लियस। यहाँ पर देखिए
केंद्रक के अंदर भी, ये पूरा केंद्रक हो गया, केंद्रक के अंदर क्या है, केंद्रक द्रव है, उसके अंदर क्या है, न्यूक्लियस यानी कि केंद्रिका, क्या एक अंडाकार रचना होती है जिसे क्या कहेंगे, केंद्रिका कहेंगे। और इसका क्या कार्य है, यह कोशिका विभाजन के समय सहायता करती है ना। जब कोशिका विभाजन होती है, कोशिका विभाजन के बारे में हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 3 में देखेंगे इसका डिटेल कि कोशिका क्यों विभाजन करती है, कोशिका विभाजन कितने प्रकार के होते हैं, ये सभी चीज़ें। तो ये न्यूक्लियस जो है, जब कोशिका विभाजन होती है उस समय ये जो है हेल्प करती है, सहायता करती है ना। तो यहाँ पर भी वही लिखें कि यह कोशिका विभाजन के समय सहायता करती है तथा आरएनए का संश्लेषण करती है। ठीक है, तो नाम में कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि मैं सोचे कि केंद्रक और केंद्रिका में कंफ्यूज होगा, केंद्रक झिल्ली और केंद्रक द्रव। ठीक है, अब इसी में जो है केंद्रक के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, गुणसूत्र होता है ना। कोशिका के अंदर, कोशिका के केंद्रक में लंबी तथा अत्यधिक कुंडलित धागे के रूप में एक रचना पाई जाती है, जिन्हें क्या कहेंगे, गुणसूत्र कहेंगे। जैसे ये आपको केंद्रक के अंदर दिख रहा है ना, केंद्रक के लंबी एक अत्यधिक कुंडलित धागे के रूप में, देखिए धागे के रूप में इधर से उधर एक रचना पाई जाएगी, इसी को क्या कहेंगे, गुणसूत्र कहेंगे। तो केंद्रक के अंदर कितनी चीज देखने को मिले हमें, न्यूक्लियर झिल्ली, केंद्रक द्रव, केंद्रिका और गुणसूत्र, है ना। गुणसूत्र, इसमें भी हम लोग डीएनए, जीन, ये सभी क्या करें, यानी कि केंद्रक जो है, केंद्रक के अंदर डीएनए, आरएनए, क्रोमोसोम, है ना, जीन, डीएनए के जो हम लोग केंद्रक के जब पढ़ रहे थे उस समय पढ़े थे, इसीलिए इसको केंद्रक को जो है एक, इसके अंदर जो जीन है, एक जीन से दूसरे, है ना, जीव एक से दूसरे में स्थानांतरित करते हैं अपने जीन को, गुणसूत्र। जैसे कि मानव शरीर में कितना है, 46 गुणसूत्र है ना। तो कहाँ पाया जाएगा, केंद्रक के अंदर एक अत्यधिक कुंडलित धागे के रूप में रचना पाई जाएगी, जिसे क्या कहेंगे, गुणसूत्र कहेंगे। तो इस प्रकार से केंद्रक के अंतर्गत जितने भी जो भी एक्स्ट्रा है ना, बुक में मकई का 20 गुणसूत्र होते हैं, टमाटर का 24, तो इस प्रकार से। तो कोशिका के अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनेल था और केंद्रक के बारे में हम लोग डिटेल जानकारी यहाँ तक प्राप्त कर चुके हैं। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में, यानी कि पार्ट 3 वाले में, कोशिका विभाजन के बारे में, कोशिका विभाजन क्यों करती है और इसके कोशिका विभाजन कितने प्रकार के होते हैं, इस पार्ट को हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग यहाँ तक पढ़िए। कोशिका, सबसे पहले हम लोग क्या देखें, कोशिका क्या है, कोशिका की खोज और उसकी कोशिका के प्रकार, उसके बाद कोशिका के जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं, यानी कि कोशिका, उन सभी के बारे में हम लोग डिटेल पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट पार्ट में कोशिका विभाजन पढ़ेंगे। तो आशा करती हूँ कि आज का ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू।